रवाना किया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री गहलोत वैन को देखने के लिए उसमें क्या क्या साधन है, क्या क्या इक्विपमेंट है, किस तरह से जो है उनको लेस किया गया है, क्या क्या साधन यहाँ पे हैं, उनको देखने के लिए पहुँचे हैं। ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए मुख्यमंत्री वैन में पहुँचे हैं और यहाँ पे डीजीपी और कमिश्नर है वो उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या सुविधा इस मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में है और साथ में किस तरह से काम करेंगी, क्या इनका सिस्टम रहेगा, किस तरह से सहायता करेगी इन्वेस्टिगेशन में, क्या क्या जो काम मुख्य रूप से इस वैन के माध्यम से किए जाएंगे, किन की तैनाती रहेगी वैन पे और किस तरह से जो कंट्रोल रूम है उससे वैन जुड़ी रहेगी। इन तमाम जो बातें हैं उनकी जानकारी यहाँ पे मुख्यमंत्री ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये जो वैन है उसको देखने पहुँचे हैं। राजेंद्र यादव उनके साथ है, बीडी कल्ला उनके साथ है, डीजीपी एमएल लाठर है वो यहाँ पे हैं और अब इस मोबाइल वैन को देखने के बाद उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद किस तरह से काम करेंगी और किस तरह ये नवाचार है वो प्रदेश की पुलिसिंग सिस्टम है उसको मजबूत करेगा। अभी मुख्यमंत्री यहाँ बाहर पहुँच के इनको हरी झंडी दिखाएंगे और इनको रवाना करेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जिसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वैन के पास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वो ये जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह ये वैन काम करेगी, किस तरह से ऑपरेट होगी, क्योंकि कंट्रोल रूम से ये जुड़ी रहेगी तो किस तरह से आगे ये प्रक्रिया होगी। ऐसी 10 वैन हैं और पूरे प्रदेश में इस तरह की वैन रहेगी और क्योंकि इसकी एक ज़रूरत भी थी और क्योंकि अब मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है, हमारी लाइफ जो है या हम सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें अब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और ऐसे में इस चीज़ को देखते हुए, इस ज़रूरत को देखते हुए सीएम गहलोत ने इसकी एक कोशिश की है। बजट में इसकी घोषणा भी कर दी और अब इसकी शुरुआत की गई है और ये एक बेहतरीन शुरुआत रहने वाली है। अब लगातार हमारे सहयोगी नरेश भी जुड़े हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और क्योंकि अभी तो सीएम एक वैन जो पहली वैन है उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से ये कार्य करती है और ये सभी वैन एक तरह से ही होंगी, एक तरह से ही बनी है, एक तरह से ही इक्विपमेंट इसमें है और हालांकि अब ये वैन जयपुर में कहाँ पर स्थित होंगी, किस तरह से ये रुकेंगी, कहाँ अलग अलग एरिया के लिए क्या अलग होगी, ये पूरी जानकारी जो है अब हम सहयोगी से लेंगे भी, लेकिन साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नरेश, यहाँ पर ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हैं वो जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से ये वैन कार्य करेगी। अभी अगर जयपुर की ही बात कर लें तो कितनी वैन जयपुर में रहने वाली हैं, कौन कौन सी जगह पर किस किस एरिया में कितनी वैन होंगी और कहाँ वो किस तरह से कार्य करेंगी? पूरे प्रदेश में रहेगी और मैंने कहा 70 से अधिक वैन है पूरे प्रदेश में रहेगी और जैसे मैंने कहा अभी यहाँ सीएमओ से 10 वैन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और चूंकि मोबाइल वैन है ऐसे में कोई फिक्स जगह नहीं होगी कि फिक्स जगह जो है वहाँ पे खड़ी रहेगी। मोबाइल वैन है, जहाँ ज़रूरत होगी एक कॉल पे और पुलिस कंट्रोल रूम के तहत इनका पूरा कंट्रोल होगा और एक कॉल पे ही ये मोबाइल वैन है वहाँ पे पहुँचेगी। जहाँ कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मर्डर होता है, इस तरह की कोई भी क्राइम सीन कहीं होता है तो ये मोबाइल वैन वहाँ पहुँचेंगी। जिस तरह से लगातार एक जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, पुलिस कंट्रोल रूम से पूरा कनेक्ट रहेगा ये मोबाइल वैन और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, खासकर करीब 1 दर्जन जो वैन है वो राजधानी जयपुर में तैनात करने की फ़िलहाल योजना है। बाकी प्रदेश के हर ज़िले में इन वैन को भेजा जाएगा ताकि इन्वेस्टिगेशन का जो काम है उसमें तेज़ी रहे, इन्वेस्टिगेशन का काम तेज़ी से हो सके और ख़ासकर जिस तरह से पुलिसिंग को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ख़ासकर जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे दुर्घटनाओं की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे अपराध ज़्यादा घटित होते हैं, तो ऐसे में ज़रूरत होती है इस तरह के मोबाइल वैन की जो उसी स्थान पे जाके इन्वेस्टिगेशन को तुरंत शुरू कर सके और कई ऐसे अहम सबूत है उनको इकट्ठा कर सके, कैमरे में कैद कर सके, क्योंकि इनमें कैमरे भी लगे हुए हैं, हाई रेजोल्यूशन जो कैमरे हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैन को देखा है,
तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पूरी वैन की जो कार्य प्रणाली है वो समझी है, वो देख के आए हैं और उस कार्य प्रणाली को समझने के बाद, देखने के बाद अब यहाँ पे हरी झंडी है वो दिखाई जाएगी। इन मोबाइल यूनिट वैन को, इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है मोबाइल, इनको हरी झंडी दिखाई जाएगी और एक एक करके जो है ये वैन यहाँ से रवाना होगी, सीएमओ से रवाना होगी। और ये तस्वीरें हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। हरी झंडी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चीफ सेक्रेटरी उनके साथ है, डीजीपी उनके साथ है, बीडी कल्ला मंत्री उनके साथ है, राजेंद्र यादव राज्य मंत्री वो उनके साथ है। और ये एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस को दी है। एक इनोवेशन हुआ है, एक नवाचार हुआ है, नई शुरुआत हुई है। आज मुख्यमंत्री के हाथों से बजट घोषणा थी, पुलिस को मजबूत करने का इरादा है। पुलिस का जो सिस्टम है वो मजबूत रहे, इसके लिए इन यूनिट को रवाना किया जा रहा है। और पहली यूनिट जो है, पहली मोबाइल यूनिट है वो रवाना हो चुकी है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। तस्वीरें वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हर जो वैन है उसमें पुलिस के जो अधिकारी है, पुलिसकर्मी हैं जिनको इन वैन के लिए तैनात किया गया है वो मौजूद है। और एक एक करके जो वैन है यहाँ से रवाना हो रही है सीएमओ से। तस्वीरें पहुँचा रहे हैं हम ये सीएमओ से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो अपने 2 साथी मंत्रियों के साथ इन वैन को रवाना कर रहे हैं, इन इन्वेस्टिगेशन वैन को। पहले मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और अब उन्होंने हरी झंडी सौंपी है डीजीपी को, एमएल लाठर और साथ में सीएस उषा शर्मा वो यहाँ पे हैं, उनको बिल्कुल। और अब हो सकता है जो मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री हों, देखिए क्योंकि मीडिया यहाँ पे इंतज़ार लगातार कर रही है कि मुख्यमंत्री क्या कुछ बताते हैं इन वैन्स के बारे में, किस तरह क्योंकि शुरू की गई हैं तो किस तरह से ये कार्य करने वाली है, क्या ज़रूरत और किस तरह से ये सोच बनी, तमाम चीज़ों को लेकर। पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए नवाचार हुए हैं सर, इसी क्रम में आज ये मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट रवाना कर। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है एक प्रकार से चलता फिरता थाने की तरह काम करेगा। इन्वेस्टिगेशन आईओ ऑफिसर जो है वो खुद जो है ऑन द स्पॉट जा सकते हैं। जहाँ कोई घटना घटित हुई है तो अभी जाके जो कार्रवाई होती है, कोई पॉइंट पहचान करने की, उसको फ्लैग लगाने की, या और कोई इन्वेस्टिगेशन के एफएसएल का काम है तो वहीं पर वो सबको देख सकते हैं। ये कंसेप्ट नया है, पूरे देश के अंदर राजस्थान की पुलिस विभाग ने इसको शुरू किया है और भारत सरकार के डेमो किया वहाँ पर भारत सरकार में, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा कि आप पहले इसको जब प्रैक्टिकल पूरा करें तब रिपोर्ट हमारे पास भेजे तो हम इसको पूरे देश में लागू करवाएंगे। करीब 71 गाड़ी 71 गाड़ियाँ तैयार की गई हैं, जिससे कि अब गवाह भी लेनी होगी। आईओ जो है खुद जाएगा गाड़ी लेकर के, बैठाएगा गवाह को सामने और उसके सामने ही उसकी फोटोग्राफी होती रहेगी, बयान दर्ज होते रहेंगे और वो उसको कंप्यूटर में डालते रहेगा। तो बहुत ही आधुनिक टेक्निक के साथ में इसको शुरू किया गया है और मुझे खुशी है कि पहला प्रयोग इस पूरे प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करने का काम भी हमारे यहाँ गृह विभाग ने किया है और करीब 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये नवाचार है और इसके माध्यम से अब तमाम काम काफ़ी हल्के हो जाएंगे। इस प्रकार से जो हमारी सोच है, किस प्रकार क्राइम कंट्रोल भी हो, लोगों में भय पैदा हो। तफ्तीश से पहले भी आपको मालूम है कि जो हमने एफआईआर कंपल्सरी करी है महिला अत्याचार के खिलाफ, एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर्स हर जिले में लगाया है। ऑफिसर्स केस डायरी का प्रोसेस एक होता है जिसमें कि कार्रवाई को पूरी मॉनिटरिंग होती है। लीगल ऑफिसर लगाया जिससे कि लीगली कमी नहीं रह जाए चालान के वक्त में। जो जो कार्रवाई हमने करी उससे 156(3) के केस आते थे, आधे से ही कम हो गए। तफ्तीश का टाइम भी आधे से कम हो गया है। तो नवाचार किया है, संख्या बढ़ी है
जब कंपनी करोगे FIR तो संख्या बढ़ेगी। उसकी आलोचना हो रही है हमारी, अनावश्यक हो रही है। जबकि NCRB की बुक्स में देखेंगे आप तो क्राइम राजस्थान में कम हुआ है। 19-20 के अंदर, 21 के अंदर अब नया साल चल रहा है। परंतु हमारे विपक्षी पार्टी के लोग जानबूझ के लोग गुमराह कर रहे हैं। रेप तो पूरे देश में सब राज्य में हो रहे हैं, पर जो हमने कार्रवाई करी तत्काल पोस्को के अंदर 7 लोगों को तो उनको मृत्युदंड दिया गया। 23 अधिक लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है, बल्कि ज्यादा होंगे। तत्काल तफ्तीश पूरी होके फैसले हो रहे हैं सैकड़ों के अंदर। ये कहीं नहीं हो रहा है। 137 लोगों को उम्र कैद हुई, 137 लोगों को, मेरे आंकड़े ध्यान नहीं रहा मुझे, और 600 से अधिक जो है सजा हो गई लोगों को। इतना बड़ा क्राइम कंट्रोल हो रहा है, पर मीडिया वाले भी खूब उछाल रहे हैं रेप केस को। अब 49% केस झूठे साबित होते हैं, झूठे साबित होते हैं तो मीडिया वाले वापस नहीं लगते हैं कि झूठा साबित हुआ। उनका काम तमाम है कि रेप हो गया। ये पता नहीं कि रेप हुआ वो सही है कि नहीं है। क्या बीतती है उस परिवार पे जिसके लिए कहा जाता है कि इसका रेप हुआ ही नहीं वहाँ पर, और क्या बीतती है अभियुक्त के जो अभियुक्त है ही नहीं, रेप हो ही नहीं है। तो दोनों परिवारों को आप कितना बड़ा अन्याय करता मीडिया भी इस प्रकार से बता करके कि साहब रेप हो गया। सच्चाई है तो खूब एक्सपोज करो उसको, उसका फायदा सरकार को मिलता, पुलिस विभाग को मिलता है। ज्यादा चौकन्ने होते वो लोग, ज्यादा तफ्तीश ढंग से होती है और न्याय सुनिश्चित करने में आराम होता हम लोगों को। हम खुद वेलकम करते हैं सच्चाई के ऊपर कोई घटना होती है, कोई घटना हो क्राइम की हो, उसको मीडिया खूब उसको जगह दे, उसको स्पेस दे, एक्सपोज करे, हमें खुशी होगी। पर झूठे केस हो रहे उसको ही खूब प्रचार हो रहा है। फिर विपक्षी पार्टी आजकल सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो वो फैलाते हैं उन बातों को, उससे और लोगों को गलतफहमी होती है कि राजस्थान बदनाम हो रहा है। राजस्थान को बदनाम करने का हक ना विपक्ष को है ना मीडिया को है। ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी विपक्ष को भी और मीडिया को भी। बदनाम करना आसान काम है। एक बार कोई राज्य बदनाम हो जाता है तो सालों लगते हैं ठीक करने के अंदर। जैसे बिहार की स्थिति बनी थी उसको जमाने के अंदर। कृपा करके बच्चों सच्चाई का साथ दो, जिससे कि सरकार और अच्छे ढंग से क्राइम कंट्रोल कर सके, मेरा मानना है। सर, आपने भी लगातार मीटिंग की है 3 दिन तक क्राइम कंट्रोल को लेके, अपराध नियंत्रण को लेके, किस तरह के निर्देश पुलिस को मिले हैं? और करौली यही हमने कहा है, हार्ड कोर क्रिमिनल जितने ही है राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर, उनको पूरी तरह सबक मिलना चाहिए, उनको टाइट करो। क्योंकि जो क्रिमिनल होते हैं गांव में या शहर में, कस्बे में, जो गुंडागिर्दी करते हैं, गांव वालों की जिस परिवार में गुंडागिर्दी हुई है, बहन बेटियों में छेड़छाड़ हुई है, या किसी गुंडागिर्दी किसी पे हुई है, उस पर क्या बीतती है आपको हमको मालूम नहीं पड़ता है। वो गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए, क्राइम बंद होना चाहिए। ये सोच के हमने 2 दिन मीटिंग करी और जो इंस्ट्रक्शन देने थे, चाहे वो आपके ये आजकल तो ड्रग बड़ा इश्यू बन गया, ड्रग का बड़ा इश्यू बन गया है। तो आप बताइए कि जिस रूप में सामने आ रहे हैं केसेस, भिवाड़ी में केस रजिस्टर्ड हुआ, वो फर्जी निकला, रेप का भी। तो 2 दिन की हमने उसके अंदर जो भी देखिए, मुझे बताया गया अभी धौलपुर में महिला गैंग रेप झूठा निकला, अलवर बालिका प्रकरण सबके सामने है जो मैंने कहा आपको, झालावाड़ में बालिकाओं का प्रकरण झूठा निकला, राजस्थान में 2020 में करीब 14% क्राइम जो कम हुए हैं, ये कोई नहीं बताता है। तो मीडिया की जिम्मेवारी है कि वो दोनों पक्ष बताएं, उसका काम यही है। तो मुझे तो खुशी होती है जब कोई मीडिया में न्यूज़ पढ़ता हूँ, और कई बार न्यूज़ मीडिया से मिलती है तो मैं गर्व करता हूँ कि मीडिया की भूमिका ये होनी चाहिए कि अगर मान लो कहीं से डिले हो रहा है रिपोर्ट आने में, और प्रोसेस में डिले हो रहा है और मीडिया पहले बता देता है, इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकती है मीडिया को, उसको मैं अप्रिशिएट करते हैं। पर कई बार, अब आज बताइए, आज दलित की फोटो बता दी जो जिससे मैं मिल के आया था JAN से, 22 जगह फ्रैक्चर हो गए।
पूरा कंट्री आज देख रहा 22 जगह फ्रैक्चर कर दिए, जबकि 6-7 जगह फ्रैक्चर हुए खाली उसको। डॉक्टर की रिपोर्ट ये कहती है, आजकल तो एक्सरे होता है, 22 जगह फ्रैक्चर हो गए और पूरा ग्राफिक बता दिया, उन्होंने ग्राफिक बता दिया। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि 22 जगह फ्रैक्चर, तो लोग क्या समझते हैं? ये झूठी खबरें जो फैलाते हैं, मैं समझता हूँ मीडिया को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, उसी ढंग से बिहेव करना चाहिए, मेरा मानना है। सर करौली वाले अलवर वाला प्रकरण का आपने उदाहरण दिया, तो वहाँ हमने एक्सपोज किया था कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, उसके बाद भी पुलिस छुपाती रही, लगातार कई समय तक छुपाती रही कि नहीं, न क्लियर किया स्थिति को, न कुछ बता रहे कई दिनों तक। तो अब चूंकि मीडिया अपने स्तर पर उसी हिसाब से फिर लाइन पे चलता है, क्योंकि एक बार जब आए तो यहाँ क्लियर भी होना चाहिए कि भाई ये गलत है केस या जो भी है, ये संबंधित अधिकारी बताते नहीं। देखिए बात सुनिए, आपकी बात में दम हो सकता है कुछ हद तक। वो जो केस हुआ था एक रेफरेंडम महिला का, लंबे समय तक मीडिया चलाता रहा और भास्कर तो सिरमौर आजकल सरकार के खिलाफ जब से छापे पड़े उसके ऊपर इनकम टैक्स के, एनडीए गवर्नमेंट ने जानबूझ के छापे डलवाए, बड़ा ग्रुप बन गया वो आजकल। मीडिया भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी वो है, व्यापारी भी है, बिजली के प्रोजेक्ट भी उसके पास में है। तो एक मौका मिल गया उनको, निष्पक्ष चल रहा था, वो निष्पक्ष चल रहा था। और जो आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपकी एनडीए गवर्नमेंट का फितरत यही है कि जहाँ जहाँ चुनाव आए छापे डालते रहो, जो उनके असहमति व्यक्त करे वो देशद्रोही है या छापे डाल दो उनके ऊपर। उसके अंतर्गत छापे डाले गए भास्कर के ऊपर। उसके बाद इतने घबरा गए हैं, रोज की स्टोरी डाल रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। जैसे मैंने आपको कहा 22 जगह फ्रैक्चर हो गए, कितनी बड़ी बात है, वो सिद्ध कर दे 22 जगह फ्रैक्चर हो गए। तो इस प्रकार से जो बात करें, आप जो कह रहे हो वो घटना में क्या हो, तब तक जब तक पूरी नहीं हो तब तक पुलिस वाले चाहते हैं कि अगर हमने कोई बात कह दी, रिकॉर्ड में आगे निकल वो गलत साबित हो तो क्या होगा। उसका बाकायदा डीएनए टेस्ट हुआ सीमेंस का, जैसे खबरें आती गई उसको आगे बढ़ाते गए। पूरे परिवार का डीएनए हुआ था, फिर निकला उनके परिवार का डीएनए वो है। कपड़े गरीब आदमी होते हैं वो बदलते रहते आपस के अंदर। तो जब तक कोई बात सच्चाई सामने नहीं आए, पुलिस वाले अपना वर्जन नहीं दे सकते हैं। हम सोचते हैं पुलिस वाले छिपा रहे, वो छिपा नहीं रहे हैं। फिर मीडिया क्या करता है, अफवाह के माध्यम से चलता है, उनको न्यूज देनी पड़ती है। तो कुछ हद तक आप ठीक करें, परंतु सच्चाई दूसरी होती है। आप विश्वास करो, राजस्थान में जब कोरोना था कितने मृत्यु लोग हो रही है, हम आंकड़े छिपाते नहीं हैं। हम केंद्र सरकार से शिकायत करते हैं कि आप आंकड़े छिपाओ मत। जैसे मैंने असेंबली में एग्जाम्पल दिया था, एनएसएसओ के आंकड़े चुनाव चल रहे थे, छिपा दिए, आंकड़े छिपा दिए कि रोजगार बेरोजगार कितनी संख्या बढ़ गई है, कितना % बढ़ गया है। उससे क्या हुआ आपको मालूम है, एनएसएस के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। मैं उस दिन कहना भूल गया असेंबली के अंदर, मेमोर ने इस्तीफा दे दिया कि आज तक इतिहास में एनएसएसओ का एक क्रेडिबिलिटी है, उसके आंकड़े क्यों छिपाए आपने। इस्तीफे हो गए, संपादक लिखे गए सरकार के खिलाफ में 15-17, बाद में चुनाव खत्म हुए, आंकड़े सामने आ गए। आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार के जितने विभाग हैं वो अपनी भविष्य की योजना बनाते हैं, इतनी क्रेडिबिलिटी होती है उसकी। हम राजस्थान में आंकड़े छिपा रहे हैं कि मैंने विशेष आदेश दे रखे हैं, कोई आंकड़े नहीं छिपाए जाए, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो हर चीज़ की। उसे में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, रास्ता मिलेगा तो हम और अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। सर जेपी नड्डा आए हैं सर, राजस्थान में आके गए हैं, ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आए आग लग गई, ये ऐसा माहौल बना रहे हैं। आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर। इनका संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लोग तो यकीन में बार बार कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते, हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन नहीं है? हिंदू होने का हमें गर्व है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू होने का मुझे गर्व है। अपने में धर्म को सब मानो और दूसरे धर्म का मान सम्मान करो, ये तो सही बात है। पर जिस रूप में इन्होंने इस घिनौना काम किया है, प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आके नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी के पक्ष के द्वारा हो। कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर,
हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का राज रहेगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। कानून का राज नहीं रहेगा तो ये जो बेईमान करने वाले लोग एंटी सोशल एलिमेंट है, इनके कभी तकलीफ नहीं होती है, चोट उनको नहीं लगती है। चोट लगती है जो निर्दोष लोग होते हैं, बेचारे समझते नहीं, हम तो जुलूस में आए थे, हमें क्या पता था ये घटना हो जाएगी, और फिर भड़क जाते बेचारे को। तो ये जो स्थिति है, ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं। मैंने 50 साल में देख रहा हूँ, बेचारा मरता वही है, चोट उसी की लगती है जो निर्दोष होते हैं। मैंने कोई सुना ही नहीं है कि दंगे करवाने वालों को भी चोट लगी है, कोई का दुखा हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस देश में भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत सद्भावना रहे, तब जाके हम और आगे बढ़ पाएंगे। देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, राजीव गांधी शहीद हो गए। हमें गर्व है कि हमारे नेताओं ने आज़ादी के पहले भी कुर्बानी दी है, आज़ादी के बाद में कुर्बानी दे करके इस देश को एक रखा, अखंड रखा और आज यहाँ तक पहुँचाया है। और मोदी जी कहते हैं कि साहब क्या आप समझ सकते हो, कांग्रेस मुक्त भारत कर दो। 70 साल में क्या किया इन लोगों ने? तो ये जुमले हैं उनके, ये जुमले हैं। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी के देश में है तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करे, वो कहें हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद में एक बार लीचिंग के वक्त में प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। पूरे देश ने स्वागत किया था उसका। तो उनकी पार्टी में उनके ऊपर दबाव पड़ा होगा, आरएसएस का या बीजेपी का, उनकी बोलती बंद हो गई प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद वो बोले ही नहीं है। क्यों नहीं बोले वो? और वो देश के प्रधानमंत्री है। हिंसा किसी तरह की हो, घरेलू हो या पब्लिकली हो, प्राइम मिनिस्टर ये संदेश दे हिंसा को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये माहौल अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है, सद्भावना का हो सकता है। वो चाहते ही नहीं है। कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप क्या इसलिए लगाते हैं कि पोलराइजेशन कर ले? अब कांग्रेस की तो अब बताइए मिस्टर गडकरी ने क्या कहा है? गडकरी के कहने के बाद कोई बात बच जाती है क्या? मिस्टर नितिन गडकरी ने जो बात कही है, आप सोच सकते हो क्यों कही है, और उसे साहस दिखाया कहने का। मैं समझता हूँ कि उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। गडकरी का ये कहना, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, विपक्ष होना जरूरी है लोकतंत्र के अंदर, विपक्ष रहेगा तो ये देश चलेगा। और उसने जिस प्रकार बात की है, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विपक्षी भूमिका निभाने के काबिल है। मैं समझता हूँ कि उसके बाद में उनकी बोलती बंद हो जानी चाहिए। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस तो कभी मुक्त होगी नहीं देश से। मुक्त करने की बात कर हमारे खुद मुक्त हो जाएंगे, मैं मानता हूँ। सर, महंगाई को लेके आंदोलन हो रहा है, आपने अभी अपील की है कि 7 अप्रैल को जो है वो आए, लोग आए, जिस तरह से महंगाई लगातार बहुत कह चुके हैं और मोदी मैं का नाम नहीं ले। महंगाई को लेके तो यहाँ बड़ा प्रदर्शन भी और रैली आयोजित हो चुकी है, सोनिया जी राहुल आ चुके हैं। और महंगाई की मार जो पड़ रही है वो गरीब आदमी जानता है, पैसे वालों को मालूम पड़ता नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का पैसा खर्च होता है। स्थिति यह है कि पैसे वालों को नहीं मालूम पड़ता है कि महंगाई की मार क्या होती है। लोग कह रहे भूखे रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लाले पड़ते हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 50 रुपये बढ़ा दिए उसने। उज्ज्वला योजना को लेके खूब लोगों को इम्प्रेस कर दिया। पूरा मीडिया जो है, आप भी उसमें शामिल, सब लोग आप दबाव के अंदर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, आपके मालिक लोग जो है ना, अच्छे लोग हैं, मेरे तो व्यक्तिगत मिलने वाले हैं। वो क्या करे, कभी पहुंच जाएंगे, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे, ईडी वाले पहुंच जाएंगे। आजकल तो इनकम टैक्स पीछे पीछे ईडी घुस जाती है, ये सिस्टम इनका। सीबीआई ऊपर से घुस जाती है। उनको अपना चैनल चलाना है तो वो ढंग से बिहेव कर रहे हैं देश के अंदर। नुकसान देश को भी हो रहा है। कभी कभी उनको सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, आना पड़ेगा। उनका भी अंतरात्मा जब जागेगी तो वो खुद समझ जाएंगे कि हम किस दिशा में ले आ रहे हैं देश को। उनको भी फिर जनता माफ नहीं करेगी। आज मीडिया की भूमिका जो है देश में दबाव की भूमिका, जिसमें भास्कर का एग्जाम दिया, भास्कर का आपको
वो स्थिति आज कमोबेश चाहे प्रिंट हो चाहे आपका ये विजुअल मीडिया हो, सबकी बनी हुई है। महंगाई की मार बहुत भयंकर है, बेरोजगारी तो हदें पार कर चुकी है, हाहाकार मचा हुआ युवाओं के अंदर। उसकी तरह वो इश्यू नहीं है देश के लिए, इश्यू वो नहीं है, इश्यू है बुलडोजर इश्यू है, फेक एनकाउंटर इश्यू है। इस प्रकार चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व की बात करो, चुनाव जीतने के लिए आप ध्रुवीकरण करो, ये आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, ये आग लगाने का काम करते हैं। आग बुझाने में बहुत मुश्किल टाइम लगता है, मुश्किल वक्त लगता है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं इनका व्यवहार, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, अशोक गहलोत की लोकप्रियता से मुकाबला अशोक गहलोत की लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ये रंग दे रही है जो। देखिए, मेरा लोकप्रियता की बात नहीं है, तो सरकार की लोकप्रियता होती है। हमने बजट पेश किया, लोग आज सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, कोई दोहराई में मानता हूँ, पर हम तो अपना धर्म और कर्तव्य निभा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं वो अपनी उनकी जगह है वो, परंतु ये मैं कह सकता हूँ अभी से ही बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई राजस्थान के अंदर। जेपी नड्डा का ये गाना, अमित शाह जी आने वाले हैं, तो बीजेपी अभी से ही राजस्थान को इलेक्शन मोड पे ले आई है। दंगों का होना और जगह जगह तनाव पैदा करना, ये तमाम बातें इलेक्शन मोड की शुरुआत है राजस्थान के अंदर। मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, आप लोग रहो जागरूक रहो, और ये ऐसे ऐसे मीडिया के थ्रू बातें कहेंगे, हमें उससे बचाव करना है, बच के रहना है। हम अपने प्रदेश को सुरक्षित रखें। मैं अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरी ड्यूटी है हमारा प्रदेश शांति सद्भावना भाईचारे के साथ रहे। हम ये अपेक्षा करेंगे प्रदेशवासियों से भी, उनके सहयोग से संभव है। ये रैलियाँ करते हैं धर्म के नाम पर, जो नारे लगाते हैं, भड़काने वाले नारे लगाते हैं, डीजे बजाते हैं, ये तमाम काम इलीगल काम है। अगर जुलूस निकालना धार्मिक तो कौन रोकता आपको? आप आराम से निकाले, धर्म का संदेश दे। हर धर्म सिखाता है, प्रेम और भाईचारे की बात सिखाता है। तो क्या कौन धर्म कहता है कि आप नारे इस प्रकार से लगाओ, दूसरे धर्म को पीड़ा हो और वहाँ पे दंगे भड़क जाए? ये नौबत क्यों आए? और कोई बाकी रह गया? ठीक है, धन्यवाद।